मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 20 साल है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक होकर भी ठीक नहीं है। यह सब कुछ आखिर कब तक चलने वाला था? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक दिन और इस आदमी के साथ रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। कभी-कभी तो मुझे लगता था कि मैं ही एक पागल औरत हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता था कि मेरा पति ही पागल है। मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हम दोनों में से पागल कौन है। एक छोटी सी सफ़ेद रंग की चीज़ थी जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटी सी सफ़ेद रंग की उस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर रखी थी। और मेरा पति उसे इतना संभाल कर रखता था जैसे वो कोई हीरा हो। वो उसे लॉकर में रखता था तो कभी सूटकेस में। आखिरकार इस छोटी सी फिटकरी जैसी दिखने वाली चीज में ऐसा क्या था? एक दिन परेशान होकर मैंने अपने पति से पूछा कि ये सफेद रंग की चीज क्या है जिसे तुम इतना संभाल कर रखते हो जैसे कि वो कोई हीरा हो। तो मेरे पति ने मुझे बताया कि ये बहुत कीमती है, इसे फिटकरी कहते हैं। ये मेरे बहुत काम की चीज है, इसलिए मैं इसका इतना ध्यान रखता हूँ। शादी के बाद जब मैं नई नई दुल्हन बनकर आई थी तब भी मेरे पति के हाथ में यह फिटकरी थी। वह मुझसे बात करने के बाद अपनी फिटकरी को लेकर बाथरूम में चला गया था और उसे गए हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे। मैं अपने पति का इंतजार करते करते सो गई थी। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मेरा पति मुझे बिस्तर पर नजर नहीं आया था। तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या उसने सारी रात बाथरूम में बिताई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तभी मैंने अपने पति को बाथरूम से निकलते हुए देखा। उसके हाथ में वही फिटकरी थी। मेरा पति बहुत बहुत देर तक फिटकरी के साथ बाथरूम में बंद रहता था और मुझसे कहता कि अब ठीक लग रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हो जाती थी। ऐसा क्या बाथरूम में ये फिटकरी करती थी कि उसे अच्छा लगने लगता था। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। मेरी शादी को 1 साल हो गया है और इस फिटकरी की कहानी अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरा पति बार बार बाथरूम में जाता, वो फिटकरी उसके साथ ही होती। बाथरूम में लगातार पानी गिरने की आवाज आती रहती। जब वह बाथरूम से बाहर आता तो बहुत खुश नजर आता था। मैं बड़ी ही अजीब सी उलझन में फंसी हुई थी। मैं अपनी परेशानी बताती भी तो किससे। एक रात मैंने फैसला किया, आज मैं इस फिटकरी के राज से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। उस रात मैंने बाथरूम की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मैं अपने 5 भाइयों में सबसे छोटी बहन हूँ, इसलिए मुझे माता पिता के साथ साथ अपने सभी भाइयों और भाभियों का भी बहुत प्यार मिला है। मेरे माता पिता कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत बीमार पड़ गई थी। मेरे बचने की उम्मीद बहुत कम थी। बहुत इलाज कराया गया, बहुत मान मन्नतों के बाद मैं बच पाई थी। इसलिए मेरे माता पिता और परिवार के लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। लोग मुझे देखकर हैरान थे कि मैं कैसे बच गई। लोग कहते, जिसकी जिंदगी भगवान लिख दें उसे कौन मार सकता है। इस तरह तेजी से समय बीतता गया और मैं जवान हो गई। मेरी शादी की उम्र हो गई थी। मेरे लिए काफी सारे रिश्ते भी आने लगे। फिर एक दिन एक रिश्ता आया। लड़का काफी हैंडसम था और स्मार्ट भी। लड़के का अपना मकान भी था। यह सब सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। फिर मेरी शादी कर दी गई। जब मैं विदाई होकर अपने ससुराल आई तो पहली रात को ही मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। जिस लड़की के पति ने शादी की पहली रात ही उसके साथ रिलेशन बनाने की बजाय बाथरूम में गुजारी हो, उसकी दिमागी हालत भला कैसी होगी। शर्म के कारण यह सवाल मैं अपने पति से कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी। मैं ऐसी बात करती कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, सारी रात बाथरूम में क्यों बिता दी, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। मैंने सोचा कि मैं तो सो गई थी, शायद वो भी आकर सो गए हों, सुबह दोबारा बाथरूम में नहाने के लिए गए होंगे। यही सब सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। लेकिन अब रोजाना ही मेरे पति कमरे में यही अजीबोगरीब हरकत करने लगे। शादी को 1 महीना पूरा होते ही मेरी सास ने पोता पोती की रट लगा दी थी। मेरी सास को तो ये पता भी नहीं था। उनके बेटे ने 1 महीने में एक भी दिन मुझे छुआ भी नहीं था। उनका बेटा तो ना जाने किस काम में इतना बिजी रहता है और मैं शर्म के कारण किसी से कुछ बता भी नहीं सकती थी। आज फिर मैंने देखा कि वो फिटकरी को लेकर बाथरूम में घुस गया था। मेरे पति को तो जैसे मैं घर में दिखाई ही नहीं देती थी। वो मुझसे ज्यादा फिटकरी से मोहब्बत करता था।
कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती थी और चुप रह जाती थी। अब तो मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था और खुद को घर के कामों में बिजी रखना शुरू कर दिया था। मेरा सारा ध्यान घर के कामों में, कपड़े धोने, खाना बनाने और साफ सफाई में ही लगा रहता था। आखिरकार मैं कब तक इस तरह की जिंदगी गुजारूंगी? मुझे अपने पति से बात करनी ही होगी। एक दिन मैंने अपने पति से खुले शब्दों में कह दिया कि तुम्हारी माँ मुझसे पोता पोती की डिमांड कर रही हैं। इतना सुनते ही मेरे पति को झटका सा लगा। उन्होंने तुरंत ही मुझसे कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। इतना कहकर वो कमरे से चला गया। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गई। मुझे शक तो पहले से ही था। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति नामर्द है, इसलिए वह फिटकरी का बहाना बनाकर बाथरूम में चला जाता था। वरना कोई मर्द ऐसा नहीं करता, जो अपनी नई नई दुल्हन को अकेला छोड़कर इस तरह सारी रात खुद को बाथरूम में बंद नहीं करता। अब तो मुझे अपने पति के इस राज से पर्दा हटाना ही पड़ेगा और आज मैं सच जान कर ही रहूंगी। रात में मैंने सोने का नाटक किया ताकि मैं देख पाऊं कि मेरा पति आखिर रात में करता क्या है। जब उसने मुझे सोते हुए देखा, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे कि वो इंतजार ही कर रहा था कि मैं जल्दी सो जाऊं। वो कमरे की लाइट बंद करके बाहर चला गया था। अगले दिन मैंने अपनी नींद दिन में ही पूरी कर ली थी ताकि मैं देर रात तक जाग सकूं। फिर से मेरा पति फिटकरी को लेकर बाथरूम में चला गया था। मैंने धीरे धीरे चलकर उसका पीछा किया। बाथरूम की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। जैसे तैसे मैंने खुद को थोड़ा संभाला और कमरे में चली गई। मेरा पति ये कैसा काम कर रहा था? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे पति का दिमाग तो ठीक है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि आज मेरे पति की असलियत मेरी आंखों के सामने आ गई थी। आज तक मेरा पति मेरे पास क्यों नहीं आता था, अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था। मेरी सास और ससुराल के लोग मेरे पति की इस हरकत के बारे में नहीं जानते थे। ससुराल के सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। किसी को फुर्सत ही नहीं थी किसी की जिंदगी में झांक कर देखने की। बस उनकी शादी करवाना अपना कर्तव्य समझा। आजकल के ज्यादातर माता पिता को ऐसा ही लगता है कि वो अपने बच्चों की शादी करवाने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए, बिना कुछ जाने हर हाल में बस शादी करनी है। बस लड़का शादी के लायक है भी या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी लड़की के पल्लू में अपने लड़के को बांध दो और वो उस मासूम लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। लड़का अपनी बदनामी होने की वजह से किसी को बताता भी नहीं कि मुझे ये परेशानी है, मैं नामर्द हूँ, मैं शादी के लायक नहीं हूँ, मैं शादी के काबिल नहीं हूँ। इसी वजह से मुझ जैसी मासूम लड़कियां दर दर की ठोकरें खाती हैं, सारी जिंदगी अपना मुंह बंद करके जिंदगी गुजारती रहती हैं। लेकिन खामोश रहकर भी मुझे थोड़ी ना कोई अवार्ड मिलने वाला था। मेरे ससुराल वाले सारी उम्र मुझे बच्चा ना होने के ताने देते रहते, मुझे बांझ कहा जाता। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए नहीं बचा था। मैं इंतजार में थी कि कब मेरा पति बाथरूम से बाहर आ जाए। बहुत देर बाद जब मेरा पति बाथरूम से आया तो मुझे जागता देखकर वो चौंक गया था। मैंने गुस्से से अपने पति का गिरेबान पकड़ लिया और उससे कहा कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुमने सारी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई? मेरा पति एकदम अनजान बन गया। वो नाटक कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उसकी इस हरकत पे मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा दूं। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मासूम नहीं था। वो तो एक बहुत चालाक आदमी था और चालाकी से मेरे साथ रह रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वो अभी तक मेरे करीब नहीं आया था। और शायद यही वजह थी कि वो नामर्द है, कि उसकी इंसल्ट होगी और लोग उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए उसने शादी करके अपना सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डालने का सोचा होगा। वो हैरत से मुझे देखता जा रहा था, जैसे कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। जब मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मैंने फौरन ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। मैंने अपने पति से कहा कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह का घटिया काम करते हो। मैं तुम जैसे नामर्द आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। यही वजह है कि तुम इस घटिया फिटकरी को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हो। मेरा पति अभी भी हैरान सा खड़ा होकर मेरी सारी बातें खामोशी से सुन रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बात समझ नहीं पा रहा है। और वो काफी सैड लग रहा था कि मैं उसकी सारी बातें जान चुकी हूँ। मैं अपने पति को हैरान और परेशान देखकर अपना सामान पैक करके
दरवाजे की तरफ जाने लगी कि मेरा पति भागते हुए मेरे पीछे आया और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर घसीटता हुआ मेरे कमरे में लेकर चला गया। मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख लिया, जिससे मेरी आवाज निकलना बंद हो गई थी। और बेड पर बिठाने के बाद उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मुझे पकड़कर बेड पर पटक दिया और कहने लगा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आ रही? मैंने तुमसे कहा ना कि खामोश रहो। बस एक बार तसल्ली से बैठकर मेरी सारी बातें सुन लो। और तुम इस टाइम रात के इतने अंधेरे में कहाँ जाओगी? क्या तुम लोगों को हमारे बारे में बातें बनाने का मौका देना चाहती हो? तो मैंने कहा, तुम लोगों से सच छुपा कर रखोगे? सच ज्यादा दिन तक छुपकर नहीं रहता और दुनिया वालों के सामने आ ही जाता है कि तुम शादी के लायक नहीं हो, तुम एक नामर्द हो। मैं ये सारी बातें दुनिया को बताना चाहती हूँ कि तुम एक नामर्द हो और तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मैं अपने होश खो बैठी थी और जो भी मुंह में आ रहा था कहे जा रही थी। मेरी इतनी बातें सुनकर मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। मैं थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकी और जमीन पर गिर गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं रोने लगी। उसने मेरे दिल को पूरी तरह से घायल कर दिया था। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरा पति आखिरकार मुझ पर हाथ भी उठा सकता है। मैं 1 घंटे तक रोती रही। मैंने फैसला कर लिया था कि अब एक और मिनट भी मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। मेरे पति ने कहा कि हल्की आवाज में बात करो, वरना सारे घर वाले जाग जाएंगे। मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखों से गुस्सा साफ देखा जा सकता था। मेरे पति ने कहा कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं नामर्द नहीं हूँ। तुम अपने दिमाग से सोचना बंद कर दो। मैं नामर्द नहीं हूँ, बल्कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हूँ, जिसकी वजह से एक वैद्य ने मुझे ये इलाज करने के बारे में बताया था कि मैं फिटकरी का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाऊंगा। पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन पिछले 2 साल से मेरे शरीर में बहुत बुरी तरह से खुजली हो रही थी और धीरे धीरे बदबू भी पैदा होने लगी थी और इस वजह से मेरे करीब कोई नहीं आता था। मैंने अपनी इस बीमारी का हर तरह से इलाज किया और बड़े बड़े डॉक्टर को भी दिखाया और काफ़ी सारी महंगी दवाइयाँ भी इस्तेमाल की, लेकिन मुझे थोड़ा सा ही फायदा होता था। मगर अब मेरी बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर को भी दिखाया तो पता चला कि मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया है। कुछ साल पहले जब मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी तो मुझे खून की ज़रूरत पड़ गई थी। तब डॉक्टर के कहने पर मुझे एक आदमी ने खून दिया था। डॉक्टर का कहना है कि उस आदमी के खून में एलर्जी थी, इसलिए मेरे खून में भी इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि अगर आप किसी के करीब जाओगे तो आपकी बीमारी किसी दूसरे को भी लग सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था। फिटकरी का इस्तेमाल करने से मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाता था, मगर मेरी एक परेशानी ये भी थी कि अगर मैं तुम्हारे करीब आता तो मेरी बीमारी तुम्हें भी लग सकती थी। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत बुरी और फैलने वाली बीमारी है। मैं तुम्हें भी अपने जैसे परेशान नहीं देखना चाहता था। मेरा इलाज तो काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी परेशानी बढ़ती ही चली गई। जब मुझे एक मशहूर वैद्य के बारे में पता चला तो मैं उस वैद्य के पास चला गया था। जब मैंने वैद्य जी से मुलाकात की तो उन्होंने मेरा पूरा चेकअप किया। वैद्य ने मेरा इलाज शुरू कर दिया था और मेरे घर वालों ने मेरी शादी भी तय कर दी थी। मैं शादी नहीं करना चाहता था। जब मैंने वैद्य जी से बताया कि अब मेरी शादी होने वाली है तो उन्होंने कहा, अभी 6 महीने तक तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए। जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें किसी के करीब भी नहीं जाना चाहिए। मैं बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने कहा, पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर आराम से सारी जिंदगी तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ही तो रहना है। वैद्य जी के इलाज से मुझे काफी आराम होने लगा था और मैं खुद को काफी हद तक ठीक महसूस कर रहा था, इसलिए मुझे वैद्य जी की बात माननी पड़ी। मैंने तुमसे ये बात छुपाई, बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से तुम मुझे गलत समझ बैठी और गलत समझने के लिए मजबूर हो गई। वैद्य जी ने कहा है कि फिटकरी से ही तुम्हारा इलाज हो सकता है। तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए मैं कितना तड़प रहा था। मुझे माफ कर दो जो मैंने तुमसे यह बात छुपाई।
तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए भी मुझे माफ कर दो। मेरा पति बहुत दुखी लग रहा था। मुझे अपने पति की बात पर यकीन आ गया था, क्योंकि उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और उनके चेहरे पर सच्चाई साफ नजर आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि आप अगर मुझे इस बारे में पहले ही बता देते तो मैं इतना परेशान नहीं होती। मेरे दिमाग में पता नहीं कैसी कैसी बातें आने लगी थी। मेरे अलावा कोई और भी होता तो आपके बारे में शायद ऐसा ही सोचता, और मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। और अब आप भी मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की और आपको नहीं समझा। मैंने अपने पति से माफी मांगी और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। आज हमारी शादी को पूरे 8 साल हो गए हैं। मेरे पति अब बिल्कुल ठीक हैं और हमारे 2 बच्चे भी हैं। मेरा बेटा 5 साल का हो गया है और बेटी 2 साल की है। हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।